नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम PCS के इतिहास की इस क्लास में महाजनपद काल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अभी अस्मक महाजनपद के बारे में पढ़ा। तो अस्मक महाजनपद की राजधानी जो है वो पाटन है और यहाँ के जो राजा थे अरुण, इनके राजा कौन है? राजा अरुण जी हैं। इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ये इक्ष्वाकु वंश के थे, ठीक है। और ये गोदावरी नदी के तट पे है। ये जो है भारत का दक्षिणी महाजनपद है। सबसे दक्षिणी महाजनपद पूछा जाए कि ये बताइए कि भारत का सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा है, तो वो अस्मक महाजनपद है मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोगों को एक शायरी सुना दिया जाए। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है। मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं। मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। जो हमारा अगला चैप्टर है मगध का उत्कर्ष, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को रोज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग, धन्यवाद इसके लिए कि आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर किया। लेकिन मेरा टारगेट है कम से कम 1 लाख होने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको यूट्यूब पे मिलेंगी ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी बेहतरीन तरीके से पूरा का पूरा लिखा हुआ, हर एक मैटर को क्लियरिफाई मतलब हो, उस तरह से बहुत कम ही लोग बताते हैं। तो मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करिए और कमेंट, शेयर, लाइक्स ये करना मत भूलिए। चलिए हम अपने चैप्टर पे चलते हैं, लेकिन भूलिएगा मत, आप लोग भूलते बहुत हैं, ठीक है। 14वां हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मगध महाजनपद, ठीक है। तो मगध महाजनपद पढ़ाना है तो मगध का उत्कर्ष से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये महाजनपद में ही आता है, लेकिन हम इसे पढ़ते हैं मगध का उत्कर्ष। इससे हम दोनों चीज़ों को पता कर लेंगे, ठीक है। एक तो मगध महाजनपद है, जो हम जनपद काल जो पढ़ रहे थे, महाजनपद काल पढ़ रहे थे, उसी में हमारे जो हमने 13वां बताया है वो अस्मक महाजनपद बताया है, और ये 14वां जो है ये मगध महाजनपद है। तो मगध महाजनपद काफ़ी बढ़िया था, आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो गया था। तो कैसे मजबूत हुआ था, क्यों हुआ था, कारण क्या था, उसका भौगोलिक कारण क्या था, ठीक है। ये इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमें इसमें पढ़ना क्या है, मगध के उत्कर्ष में हमें पढ़ना है एक तो मगध की भौगोलिक स्थिति, मगध की भौगोलिक स्थिति, मगध की भौगोलिक स्थिति हमें पढ़ना है। दूसरा खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, इसमें हमें पढ़ना है वैदिक संस्कृत का प्रसार न होना, वैदिक संस्कृति का प्रसार न होना, ठीक है मेरे मित्रों। चौथा हमें पढ़ना है राजा की व्यक्तिगत योग्यता, राजा की व्यक्तिगत योग्यता। और पांचवा हमें पढ़ना है हाथियों का बेहतर उपयोग, हाथियों का बेहतर उपयोग। मेरे प्यारे मित्रों, ये मैं मेंस एक तरह से प्री और मेंस दोनों लेके चल रहा हूँ, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ रही हैं। नहीं तो मैं डायरेक्ट उस पे आता, मगध के उत्कर्ष में वो चीज़ें आपको बताता, ठीक है। तो ये मेंस भी आपका धीरे धीरे तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप प्री निकाल लोगे तो प्री के बाद मेंस आएगा, तो मेंस में ये बहुत
अहम भूमिका ये सब चीज़ें निभाती हैं, तो हमें पहले से ही तैयार रहना है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। और नवीन तकनीकी एवं फसल पद्धति, नवीन तकनीक एवं फसल पद्धति। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। भौगोलिक स्थिति हम जानने से पहले हम कुछ चीज़ जानते हैं, आर्थिक विकास के बारे में जानते हैं। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास जन्म देता है किसे? सामाजिक विकास को। किसे जन्म देता है? सामाजिक विकास को। ठीक है। और साथ में किसको जन्म देता है? विचारधारा को। विचारधारा, जब आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो समाज में आएंगे, और जब समाज में आएंगे तो आप जो है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे वालों के साथ रहना चाहोगे, अगर आप गरीब हो तो आप ज़्यादातर गरीबों के साथ ही रहोगे। ठीक है। लेकिन जब पैसे आ जाएंगे तो समाज में आपका जो स्तर है वो बदल जाएगा, तो विचारधारा भी आपकी बदल जाएगी। ठीक है। और जब विचारधारा बदलेगी तो राजनीतिक स्तर भी आपका बदल जाएगा। ठीक है। राजनीतिक स्तर बदल जाएगा। ठीक। इतनी चीज़ें जो हैं आपको पैसे आने से बदल जाएंगी। जो समाज में आपके लोग हैं वो बदल जाएंगे, और आपका जो विचार है वो भी बदल जाएगा। और राजनीति की, पहले तो जब आप गरीब रहेंगे तो आपको राजनीति से बस खाली आप किसी पनवाड़ी की दुकान पे बैठ के बोल सकते हैं, लेकिन जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तो आप कहीं भी संसद भवन में बैठ के बोल सकते हैं। ये पैसे बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसीलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ कि भैया एक काम करिए, मेहनत करिए, पढ़िए, सरकारी नौकरी लीजिए। और सरकारी नौकरी से क्या है, सैलरी सरकारी नौकरी में थोड़ी ज़्यादा होती है, उससे जो है आर्थिक रूप से हम थोड़ा सा मजबूत हो सकते हैं, हमारा घर मजबूत हो सकता है। ठीक है। तो आप एकदम ज़ोरों से लग जाइए और तैयारियां एकदम धुआंधार करिए। ठीक है। तो इतनी चीज़ें मेरे प्यारे मित्रों हमें पढ़नी है। जहाँ हम मगध का भौगोलिक स्थिति से स्टार्ट करते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, चालू करें, मिटाया जाए अब। मगध की भौगोलिक स्थिति या कारण। ठीक है, स्थिति या कारण। ठीक है। तो पहली चीज, मगध जो है 3 नदियों से घिरा हुआ था। लिख लीजिएगा, मगध 3 नदियों से घिरा हुआ था। और वो नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंडक है, गंडक, सोन और गंगा। कौन कौन सी? सोन और गंगा। ठीक है। जब कोई चीज़ 3 नदियों से घिरा होगा तो क्या होगा? सामरिक लाभ मिलेगा। अब हम देख लेते हैं लाभ क्या क्या मिलते हैं। लाभ, पहला लाभ सामरिक लाभ। सामरिक लाभ का मतलब होता है कि नदियों द्वारा घिरा होना। ठीक है। नदियों द्वारा जब कोई चीज़ घिरी रहेगी तो उसे पार करने के लिए हमें एक परिवहन चाहिए होगा, जल परिवहन चाहिए होगा, जिससे हम इस पार से उस पार जा सकें। और जब अगर जैसे ज़मीनी रास्ते से आना होगा तब कई लोग एक साथ आ सकते हैं, लेकिन हम अगर नाव में कहें तो नाव में बैठ के, नाव की एक सीमा होती है कि भैया इतने ही लोग आ सकते हैं। ठीक है। तो ये सामरिक लाभ नदियों द्वारा। नदियों द्वारा सुरक्षा लिख लीजिएगा, या फिर लिख लीजिएगा नदियों द्वारा सुरक्षित। ठीक है, सामरिक लाभ हो गया। दूसरा लाभ क्या मिल सकता है? इसका दूसरा लाभ उपजाऊ क्षेत्र होगा। ठीक है। जब नदी होंगी
तो वो मिट्टियाँ लाएंगी। देखो कैसे उपजाऊ मिट्टियाँ, देखो जो यहाँ से जो निकलती हैं मैं बता दे रहा हूँ, गंगा गोमुख से, ठीक है, गंगा गोमुख से जो प्रयागराज या झूसी कहिए, प्रयागराज में ही है, झूसी का जो क्षेत्र होता है वो निम्न गंगा घाटी है, निम्न गंगा घाटी, ठीक है। और यहाँ से मतलब अब झूसी से लिख लीजिए या प्रयागराज से लिख लीजिएगा, झूसी से बंगाल के वर्णपुर जिला, वर्णपुर जिला कहाँ है, बंगाल में है, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है ये मध्य गंगा घाटी है, मध्य गंगा घाटी। और जो वर्णपुर ज़िले से जो बंगाल की खाड़ी में जाता है, बंगाल की, सॉरी निम्न नहीं, ये उच्च है, उच्च लिखिएगा, उच्च गंगा घाटी है, कहाँ से, गंगा गोमुख से लेके प्रयागराज तक। और मध्य वाली जो है वो कहाँ से है, झूसी या फिर प्रयागराज से वर्णपुर तक है, और वर्णपुर से बंगाल की खाड़ी तक जो है ये निम्न गंगा घाटी है। यहाँ पे क्या होता है, जो उच्च है यहाँ पे जो मिट्टियाँ या कहिए जो पत्थर का टुकड़ा लाया जाता है वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, जो उच्च गंगा घाटी में होता है। वहाँ से जब निम्न गंगा घाटी में आते हैं तो वो काफ़ी छोटा हो जाता है और वो मिट्टियों में बदल जाता है। तो ये जो क्षेत्र था, मगध का जो क्षेत्र था, ये किस में आता था, निम्न गंगा घाटी में आता था, सॉरी मध्य गंगा घाटी में आता था। तो मध्य गंगा घाटी में जो मिट्टियाँ जो हैं दोमट मिट्टियाँ थी, उपजाऊ मिट्टियाँ थी, ठीक है, जिससे यहाँ पे जो है जो फसल हमारी है वो बेहतर तरीके से उगती है अपने से। जब मिट्टी अच्छी होगी तो स्वाभाविक है कोई भी बीज होगा मिट्टी में डाला जाएगा तो वो तैयारियां बढ़िया ही होंगी। पानी की व्यवस्था यहाँ पे थी ही, क्योंकि पानी जो है 3 नदियाँ इसके पास से गुजर रही थी, तो पानी की भी व्यवस्था अच्छी थी। तो उपजाऊ जब क्षेत्र होगा तो ये अधिशेष उत्पादन होगा। क्या होगा, अधिशेष उत्पादन। तो अधिशेष उत्पादन होगा, अधिकता से ज़्यादा उत्पादन होगा। और जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक है व्यापार होगा, और जब व्यापार होगा तो हमारा स्वाभाविक है कर होगा, और जब कर होगा तो राजकोष बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा, राजा का। राजकोष मजबूत होगा। और जब राजकोष मजबूत होगा तो हमारी सेना भी मजबूत होगी, ठीक है। और जब सेना मजबूत होगी तो हम स्वाभाविक है कि हम और राज्यों पे कब्जा कर लेंगे और हम अपना विस्तार करने लगेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों इतना लिखिए। और एक चीज़ और, इससे पहले ये सेना मजबूत होगी मैंने बताया, ठीक है। सबसे पहले बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, तो सबसे पहले उसी ने जो है अस्थाई सेना का निर्माण किया था। उससे पहले 600 BC के पहले जो सेना हुआ करती थी उसे कहा जाता था मलेशिया सेना। क्या किस नाम से जाना जाता था, मलेशिया सेना, अस्थाई सेना या कह सकते हैं अस्थाई सेना। वो पूछ सकता है कि अस्थाई सेना को किस नाम से जाना जाता था, तो अस्थाई सेना को मलेशिया नाम से जाना जाता था, या फिर युद्ध के समय गठित जो सेना होती है उसे मलेशिया कहा जाता था। युद्ध के समय गठित सेना को मलेशिया सेना कहा जाता था मेरे प्यारे मित्रों। तो इतना हो गया मेरे प्यारे मित्रों, फिर आगे चलते हैं। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक। ये दो लाभ हो गए, और भी आ रहा हो तो एक आध तो इसमें और बताया जाए। हाँ, आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो लिखना चाहिए तो ये भी लिख लीजिएगा। सबसे पहले बिंबिसार द्वारा अस्थाई सेना का निर्माण किया गया। अभी आगे मैं बताऊंगा भी। और उसने जो अस्थाई सेना ने उसका नाम क्या रखा था, उसका जो नेतृत्व करता था उसे कौन सा पद मिला था, और या उसे किस नाम से जाना जाता था, जो न्यायाधीश उनका हुआ करता था उसे किस नाम से जाना जाता था, जो मंत्री हुआ करते थे उनको किस नाम से जाना जाता था, ये मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो तीसरा हमारा है, ये पहला लाभ हो गया सामरिक लाभ, दूसरा उपजाऊ क्षेत्र प्राप्त हुआ, तीसरा क्या हुआ, जल परिवहन के रूप में उपयोग किया गया। जल परिवहन
जल परिवहन के रूप में इस्तेमाल किया गया, के रूप में प्रयोग या उपयोग लिख लीजिएगा। व्यापार के लिए क्या होता है कि हमें नदी के इस पार से उस पार जैसे हमारे यहाँ से नदी गुजर रही है, हमारे बगल से नदी गुजर रही है, अगर हमें परिवहन न लेना हो, अगर हम घूम के जाते हैं, ठीक है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। वो पुल वहाँ से बना है, अगर हमारे पास नाव है तो हम इस पार से इस पार यहीं से उतर जाएंगे, तुरंत उस पार पहुँच जाएंगे। तो उसका भी उन्होंने बढ़िया उपयोग किया। और चौथा जो है सिंचाई सुविधाएं पेयजल के लिए उपयोग किया। ये जल किसमें उपयोग कर रहे हैं, ये देखिए। उपजाऊ क्षेत्र प्राप्त होता है सबसे पहले, अगर नदियां बगल से हैं तो उपजाऊ क्षेत्र प्राप्त होगा, और जब उपजाऊ क्षेत्र प्राप्त होगा तो इससे अधिशेष बढ़ेगा। अधिशेष मतलब आवश्यकता से ज़्यादा अनाज उत्पादन होगा, और जब ज़्यादा अनाज उत्पादन होगा तो व्यापार बढ़ेगा। जब व्यापार बढ़ेगा तो उसमें स्वाभाविक है कि जो राजा होगा वो कर भी लेगा। वो जब कर लेगा तो उसका राजकोष मजबूत होगा, और जब राजकोष मजबूत होगा तो वो सेना को देगा, उसका सेना भी मजबूत होगा। ठीक है, जब सेना मजबूत होगा तो स्वाभाविक है वो और राज्यों पे कब्जा करेगा। ठीक है, तो जल परिवहन के रूप में उसने जल का उपयोग किया। और दूसरा जो है सिंचाई सुविधा। सिंचाई, ये जल किसमें, सिंचाई सुविधा के लिए एवं पेयजल। पहले क्या था, ये नल वल तो था नहीं, ठीक है, पानी कहाँ से लोग पीते थे, तो वही नदी से ही पिया करते थे। ठीक है, कुआं बना लेते थे, कुछ लोग कुआं भी बना लेते थे, तब भी उस जल का उपयोग कर लेते थे। तालाब बनवा लेते थे, उससे जल का उपयोग करते थे। अब तो क्या है, समरसेबुल लगवा दिया गया है, बाहर घर के टोंटी लग गई है, लेकिन अभी तक पानी नहीं आ रहा है। मतलब लग गया है, हर जगह लगा हुआ है, लेकिन उसमें भी पानी की कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, अभी टोंटी तक नहीं लगी हुई है, बस ऐसे नल लगा के ऐसे खड़ा करके पाइप छोड़ दिया गया है। तो इस पर सरकार अभी शायद ध्यान ना दे रही हो, तो इसको भी ध्यान देना चाहिए। और रोडों पे भी खास करके ध्यान दें, क्योंकि जो ये आजमगढ़ का रोड है ये तो एकदम बेकार हो चुका है। जो फूलपुर से मिर्ज़ापुर ब्लॉक की तरफ आता है, एकदम घटिया रोड है। ठीक है, उस पे चलने लायक नहीं है, और पता नहीं कितने सालों से कहा जा रहा है कि ये बनेगा बनेगा बनेगा। उसके बाद फिर जो फूलपुर से दुर्वासा क्षेत्र को जोड़ता है उसे तोड़ के ऐसे ही छोड़ दिया गया है। जितने भी रोड हैं तोड़ के छोड़ दिए गए हैं। आने जाने वालों को कितनी तकलीफ़ हो रही है ये कोई समझता ही नहीं है। सिर्फ अब हमारा अच्छा हो, ऐसे नेता किस काम के जो मतलब सिर्फ अपना अच्छा हो, हम जीतें हम जीतें हम जीतें। अरे हम जीतें क्यों, कैसे जीतेंगे? ऐसे ही जीतेंगे आप लोग कि हम लोगों को ऐसे मुर्दों की तरह छोड़ दिया जाए और हम लोग जीतें। ठीक है, तो इतना मेरे प्यारे मित्रों हो गया सिंचाई एवं सुविधा एवं पेयजल के लिए उपयोग किया गया वो जल। ठीक है, तो आप लोग इतना देखिए, फिर हम आगे मिटाते हैं एक बार। इतना हो गया सिंचाई एवं सुविधा पेयजल के लिए उपयोग किया गया जल वो। ठीक, बहुत ज़्यादा गर्मी आज हो रही है। आगे चलते हैं हम। और जो मगध की राजधानी थी वो राजगृह थी। राजगृह भी कहा जाता है, राजगीर भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा मगध की राजधानी राजगृह, या राजगीर भी लिखा है कहीं कहीं। ठीक, राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ठीक है, पांच पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ठीक है, अब जब 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है तो स्वाभाविक है, जब अब देखो 5 पहाड़ियों से जब कोई चीज़ घिरा होगा तो जो तोप वोप लेके जाएंगे वो व्यर्थ होगा। ठीक है, चारों तरफ पहाड़ियाँ, चारों तरफ क्या 5 तरफ हो गई, पहले तो चारों तरफ मान लीजिए, एक तरफ से 5 तरफ पहाड़ियाँ उसकी थी, और 5 पहाड़ियों का नाम भी मैं बताऊँगा अभी। लेकिन ये समझिए पहले कि जब किसी चीज़ को 5 तरफ से घेरा जाएगा और पहाड़ों से घेरा जाएगा, तो अब तो उस पर चढ़ने के लिए भी, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए भी टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, दूसरा चीज़ आप जो है तोप वोप लेके नहीं जा सकते। ठीक है, कम चीज़ें गिर तक ले जाने में, ज़्यादा चीज़ें आप ले नहीं जा सकते, तो इससे वो सुरक्षित थी। ठीक है, और इस 5 पहाड़ियों का नाम भी जान लीजिए। पहला विपुलगिरी,
दूसरी हमारी पहाड़ी है उदयगिरी। तीसरी पहाड़ी उनकी थी सोनगिरी। और चौथी पहाड़ी वैमर गिरी। और हमारी जो पांचवी पहाड़ी थी रत्नागिरी। ठीक है, ये 5 पहाड़ियाँ थी जिससे इनका जो इनकी राजधानी मगध की जो राजधानी राजगृह थी वो 5 तरफ से ढकी हुई थी इन 5 पहाड़ियों से। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ये तो हो गया हमारा भौगोलिक स्थिति जो है, मगध की जो भौगोलिक स्थिति हो गई, ये इतना हो गया। अब हमें दूसरा हमारा जो टॉपिक था, ठीक है, मगध की खनिज संसाधनों से युक्त होना। ठीक है, मगध क्या था, खनिज संसाधनों से भी युक्त था। ऐसा नहीं है कि खाली मगध ही था, अवंती भी था, ठीक है, अंग भी था, लेकिन ये जो है इसका बेहतर उपयोग करते हैं। मगध क्या करता है, इसका जो है खनिज संसाधनों का बहुत ही बेहतर तरीक़ों से उपयोग करता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर रोक की वीडियो को लिख लीजिएगा। दूसरा, मगध का खनिज संसाधनों से युक्त होना। खनिज संसाधनों से युक्त होना। और ये जो मगध का क्षेत्र था जहाँ पे खनिज संसाधन मिले, वो कौन कौन सा क्षेत्र था, तो वर्तमान बिहार, हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, और छत्तीसगढ़ का भी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ देख ही रहे हो, छत्तीसगढ़ में ऐसे रहता है। ठीक है, में क्या क्या मिला, लोहा मिला, कोयला मिला। ठीक है, तो कोयले का प्रयोग ये तो सब जानते नहीं थे, तो सिर्फ लोहे का प्रयोग करना ये जानते थे, प्रचुर मात्रा में था। ठीक है, जिससे वह कोयले का उपयोग लोहे का उपयोग बेहतर तरीके से किया। जिसमें उन्होंने कोयले का उपयोग लोहे का उपयोग, कोयले का उपयोग नहीं जानते थे, जिसमें उन्होंने लोहे का उपयोग बेहतर तरीकों से किया, बेहतर तरीके से किया। और बेहतर तरीके से कैसे किया, तो क्या क्या किया, इससे ये भी जान लेते हैं। लोहे का उपयोग लिख लीजिएगा, लोहे का उपयोग, तो लोहे का उपयोग उन्होंने जंगलों की कटाई में किया। ठीक है, मगध में क्या है, नदियों के किनारे बहुत बड़ा बड़ा जंगल हुआ करता था, तो उसका लोहे का उन्होंने जंगल की कटाई में उपयोग किया। ठीक है, और जंगल की कटाई के बाद उन्होंने कृषि यंत्र बनाए, कृषि यंत्रों का प्रयोग किया। कृषि यंत्र बनाए या फिर का निर्माण किया, लिखते ज़्यादा बढ़िया था, कृषि यंत्रों का निर्माण। और कृषि यंत्रों में क्या, किस चीज़ का निर्माण किया, जैसे फावड़े का निर्माण किया उन्होंने, फावड़ा बनाया, कुदाल बनाई, ठीक है, और हल बनाया, ये उन्होंने इसका उपयोग किया। और भी उन्होंने क्या किया, लोहे का युद्ध में उपयोग किया, युद्ध में उपयोग किया। अब युद्ध में कैसे किया उन्होंने, तो तीर बनाया, ठीक है, तीर, कमान, रथ की पहिया, रथ की पहिया बनाई और रथ का धुरा भी बनाया। ठीक है, तो इसका उपयोग इन्होंने इतना किया।
ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। अब फिर ये खनिज संसाधन हो गए, ठीक है। खनिज संसाधन के बाद हाथियों का बेहतर उपयोग किया। मगध के जंगल में जो हाथी रहते थे वो तो जब उनका भी उन्होंने बेहतर उपयोग किया। वो उपयोग कैसे किया? जैसे युद्ध में हाथियों का प्रयोग करने लगे, और जो जंगल उन्होंने काटा था उन लकड़ियों को लेके जाना होगा अगर दूसरी जगह, तो ज़्यादा तो ले नहीं जा सकते, ठीक है। आदमी कितना ले जा सकता है? थोड़ा मोड़ा ले जा सकता है, लेकिन जो मोटे मोटे पेड़ रहे होंगे उसको काटा गया होगा, तो उसे ले जाने में या फिर उसे खींचने में, तोड़ने में, ठीक है, हाथियों का उन्होंने उपयोग किया। तो लिख लीजिएगा, या फिर इसे मिटा के अगर आ रहा हो तो नीचे 2-3 लाइनें उसमें भी लिख लिया जाए। चलिए आ जाएगा। तीसरा लिखते हैं, हाथियों का बेहतर उपयोग। बेहतर उपयोग। हाथियों को उन्होंने बेहतर उपयोग कैसे किया? मगध के जंगल में, ठीक है। मगध के जंगल में उन्होंने हाथियों का, ये कहाँ रहते थे? पहली बात तो जंगल में, मगध के जंगल में थे। हाथी लिख लेना, हाथी मगध के जंगल में थे। और तो इनका प्रयोग मैंने बताया है कि युद्ध में करते थे, तो नंबर डाल के लिख सकते हो। हाथियों का युद्ध में प्रयोग, युद्ध में प्रयोग किया, जिससे सेना मजबूत हुई, ठीक है, जिससे सेना मजबूत हुई। और मगध के जंगल की सफाई में इसका प्रयोग किया गया। हाथियों का प्रयोग मगध के जंगल की सफाई में प्रयोग किया गया, ठीक है। तो ये हाथियों का बेहतर उपयोग उन्होंने ऐसे किया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो मगध का वैदिक संस्कृति से प्रभावित न होना, ठीक है। अगला हमारा है, तीसरा हो गया हाथियों का बेहतर उपयोग। चौथा, वैदिक संस्कृत का प्रभाव न होना। मगध पर वैदिक संस्कृत का प्रभाव इसलिए नहीं था क्योंकि जो वैदिक संस्कृत थी, ठीक है, वैदिक संस्कृत जो बड़े लोगों की संस्कृत थी, एक तरह से हमारे ब्राह्मण ठाकुर लोग जो थे, बड़ी कास्ट के लोग थे, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तक ही सीमित था। तो ये जो मगध क्षेत्र है, इसे ये शूद्र, मगध को क्या कहते थे कि ये शूद्र लोग हैं, या शूद्र, इनको शूद्रों की संज्ञा दी गई, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वैदिक संस्कृत का प्रभाव नहीं था, ठीक है। मिटाया जाए इसको। चलते हैं, एक आध शायरी और भी बता देते हैं। शायरी ये है, उसके हर फैसले के पीछे कोई वजह रही होगी, किसी को शर्म तो किसी को जलन खा रही होगी। मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होता जा रहा है, लगता है मंजिल करीब होती जा रही है, ठीक है मेरे प्यारे दो मित्रों। तो मेहनत से पढ़ाई करते रहना है। और हमारा जो चौथा था बताना था, वो था मगध का वैदिक संस्कृत का प्रभावित न होना। वैदिक संस्कृति से प्रभावित न होना, ठीक है।
अथर्ववेद में एक बात कही गई है, लिख लीजिएगा, ये पूछ सकता है। अथर्ववेद में अंग और मगध को, अंग और मगध का उल्लेख किया गया है, और उन्हें क्या कहा गया है ये भी जान लीजिएगा। उल्लेख किया गया है जिसमें वात्य क्षेत्र मतलब निम्न कुल का क्षेत्र, लिख लीजिएगा यहाँ पे। वात्य क्षेत्र का मतलब होता है निम्न कुल का क्षेत्र। समझ में आ गया कि ये वैदिक संस्कृत से प्रभावित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको जो है वात्य क्षेत्र कहा जाता था, निम्न कुल का क्षेत्र कहा जाता था, इसलिए जो है ये अपना विकास कर सका। नहीं तो वो जो जल परिवहन का प्रयोग करते थे वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वैदिक सभ्यता में या वैदिक संस्कृत में जो है जो जल इस पार से उस पार ले जाया करते थे वो उसे जो है पाप मानते थे, गलत मानते थे। व्यापार मतलब पैसे का लेन देन जो कर होता था, वो कर जो है कर भी वो क्या करते थे, पाप मानते थे कि पैसा देना, जो सूद को पैसा देना, ये क्या है, पाप माना जाता था। तो ये निम्न कुल के क्षेत्र या फिर इन्हें अनार्य क्षेत्र, ठीक है, तो इनको अनार्य क्षेत्र कहिए या वात्य क्षेत्र कहिए, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। ठीक है, और मैंने अभी बताया है कि वैदिक धर्म में जो है जल परिवहन को पाप माना गया है और सूद पर पैसे देने भी पाप माना गया है। अगर लिखना चाहिए तो लिख लीजिए इसे भी। वैदिक संस्कृत में कहा गया है कि ब्याज पर धन देना या लेना पाप है। ब्याज पर धन देना या लेना, लिख दे रहा हूँ, लेना पाप है। जल परिवहन पाप है, ठीक है। जल परिवहन क्या है, पाप है। अगर ऐसा होता तो क्या मगध जो है एक आर्थिक रूप से मजबूत हो पाता? अगर व्यापार मतलब स्वाभाविक है, अगर हम अन्न ज़्यादा ही पैदा कर लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ अन्न पैदा हो जाए और उस अन्न को हम अपने घर पे ही रखे ख़राब कर डालें, तो क्या हम उससे बड़े आदमी बन जाएंगे या पैसे वाले बन जाएंगे या समृद्ध बन जाएंगे या आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। लेकिन ये अनार्य कहे जाते थे, वात्य क्षेत्र इसे कहा जाता था मगध को। तो यहाँ पे वैदिक संस्कृत लागू नहीं हुआ करती थी, और जहाँ पे वैदिक संस्कृत लागू नहीं हुई वो क्षेत्र जो है विकास करने लगा, ठीक है। और सो मैंने बताया था कि मगध ने सबसे पहले किसे जीता था, तो अंग को जीता था, ठीक है। अब मगध किस में मिल गया, अंग में, ये क्या हो, मगध में मिल गया, मतलब अंग खत्म हो गया था, ये पूरा क्षेत्र जो है फिर से मगध हो गया था। ये दोनों जो क्या था, इसीलिए इसके लड़ने का दो कारण था। एक तो अंग ने सबसे पहले जो है भट्टी, ये जो मगध के राजा उस टाइम थे, भट्टी 600 BC के पहले, तो अंग के जो ब्रह्मदत्त राजा थे, तो ब्रह्मदत्त ने भट्टी मतलब मगध के राजा को हरा दिया था। तो एक तो ये भी राजनीतिक रूप से भी बनता था कि भाई तुमने हमारे राज्य पे जीत हासिल की है, तो स्वाभाविक है हम एक बार आप पे भी आक्रमण करके आपको भी पराजित करेंगे, तब जाके बात बराबर होगी। तो राजनीतिक रूप से भी सही था। दूसरा जो है, ये क्षेत्र क्या थे, वात्य क्षेत्र थे। वात्य क्षेत्र आपस में लड़ते झगड़ते रहे, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है, इसलिए भी हुआ, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत में क्या होता था, ब्याज पर धन देना और जल परिवहन दोनों क्या होता है, पाप होता है। अब हम अगले चलते हैं, जो हमारा 5वां है, ऊपर से मिटा के चलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। मगध में नवीन तकनीकी, ठीक है।
कौन सा था ये, पांचवा, हाँ पांचवा है। मगध में नवीन तकनीक एवं विधि का उपयोग। ठीक है, मगध में नवीन तकनीकी एवं विधि का प्रयोग। गंगा के जो मैदानी भाग में स्थित था ये मगध। ठीक है, तो गंगा का जो मैदानी भाग है वहाँ पे जो है भूमि उपजाऊ थी। ठीक है, वहाँ पे पैदावार बहुत बढ़िया होती थी। अब की तरह नहीं कि आप खाद डाल के पैदा करते थे। पहले क्या है, ज़मीन उपजाऊ हुआ करती थी और वो क्या है बढ़िया जो है। अब तो कोई वैसे खाद वाद का प्रयोग नहीं करता, मतलब गोबर वोबर का प्रयोग नहीं करता। बहुत कम ही लोग गाँव में देखता हूँ मैं करते हैं। अब तो यूरिया हो गई, पोटास हो गया, ये सब डालने लगे। लेकिन इससे जो है ये स्वाभाविक है कि इससे रोग हो रहे हैं हमारे समाज में। हमें फिर से शुरू करना चाहिए अपना वो पुराना खेती जो हम खाद से पैदा करते थे। हम देखते नहीं है लड़के आजकल के एकदम कमज़ोर होते जा रहे हैं, या फिर बॉडी बनाने के लिए जिम जा रहे हैं। अरे जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने खेत में ही फावड़ा चलाइए, सुबह शाम देखिए आप मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, तो जो इनका पहला था, पहले जो गंगा घाटी में क्या हुआ करता था, मगध में गंगा घाटी थी, तो गंगा घाटी में पहले जो छिड़कवा विधि से धान बोया जाता था। ठीक है, तो ये मगध से ही शुरुआत हुई है। रोपाई विधि, धान की रोपाई विधि कहाँ से शुरू हुई है, ये मगध से ही शुरू हुई है, 600 BC से। याद रखिएगा, पूछ सकता है वो कि धान की रोपाई विधि कब से प्रारंभ हुई है या किस महाजनपद काल से प्रारंभ हुई है, तो ये मगध महाजनपद से स्टार्ट हुई है 600 BC से। तो लिख लीजिएगा, गंगा के मैदानी क्षेत्र में मगध स्थित है। मगध स्थित है। इससे पहले धान की छिड़कवा विधि का प्रयोग किया जाता था। इससे पहले मगध और अन्य जनपदों में और अन्य महाजनपदों में अन्य महाजनपदों में धान की छिड़कवा विधि से खेती की जाती थी। विधि से खेती की जाती थी, लेकिन मगध में 600 BC से धान की रोपाई विधि ने उत्पादन स्तर को बढ़ा दिया। उत्पादन स्तर को बड़े पैमाने पे बढ़ा दिया। बड़े पैमाने पर उत्पादन स्तर, थोड़ा रुक जाइए। उत्पादन में बड़े स्तर पर बदलाव किया। बदलाव को जन्म दिया। ठीक है, तो पहले क्या हुआ करता था, पहले क्या हुआ था, तो पहले जो है धान की जो छिड़कवा विधि का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जब मगध में क्या हुआ 600 BC में, वहाँ पे जो है पहले तो हम क्या करते हैं, धान को छींट ही देते हैं। छींटने के बाद फिर उसे उखाड़ते हैं और हम ज़मीन में पानी डाल के उसे गाड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जब गाड़ने वाली जो परंपरा हमारी शुरू हुई, जो रोपाई विधि की जो परंपरा शुरू हुई, वो कहाँ से शुरू हुई, 600 BC, 600 ईसा पूर्व से। ठीक है,
600 ईसा पूर्व से ये विधि स्टार्ट हुई है, ये जान लीजिएगा। आज जो है सब अपने अपने वो रहते हैं, लेकिन ये जो शुरुआत इसकी हुई है ये 600 BC से हुई है रोपाई विधि की, ठीक है। तो इससे जो है हमारी जो धान देखते हो हम एक पेड़ लगाते हैं और ढेर सारा पूंजा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से विकास हुआ, ठीक। तो इससे जो है मगध क्या हुआ, मगध में जो है पहले जो है हमारा जो मुख्य भोजन क्या है, मुख्य भोजन चावल ही है, ठीक है। हमारा मुख्य भोजन अगर कोई पूछे क्या है, तो हमारा मुख्य भोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चावल ही है, ठीक है। अब गेहूं भी हो गया है, लेकिन पहले जो है हमारा जो है मुख्य भोजन चावल ही है, याद रखिएगा। स्तर पर बदलाव हुआ। अब चावल देखो बदलाव को जन्म दिया, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है, तो हमारा जो चावल जो है मुख्य भोजन बना, चावल मुख्य भोजन बना। और जब चावल मुख्य भोजन बनेगा तो चावल को जो हम पकाएंगे तो माड़ बनेगा, और माड़ से क्या होता है, माड़ जब वो औरतें पीती हैं तो उनका जो गर्भाशय होता है वो मजबूत होता है, प्रजनन की प्रक्रिया जो है, प्रजनन का जो पैदा करने वाली शक्ति होती है वो उनका बढ़ता है। तो इससे जो है जनसंख्या में भी वृद्धि हुई, ठीक है। जिससे महिलाओं का प्रजननशीलता बढ़ी, ठीक है। प्रजननशीलता बढ़ी और जनसंख्या ने 2 तरह से लाभ पहुंचाया, 2 तरह से लाभ पहुंचाया। कौन कौन से? एक पहला तो लाभ इसने पहुंचाया कि सस्ती श्रम शक्ति बढ़ी, ठीक है। देखो जब आदमी ज़्यादा हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि जो काम करना है होगा वो सस्ता हो जाएगा। और दूसरा क्या बढ़ा, बाज़ार का निर्माण हुआ फिर, ठीक है। बाज़ार का निर्माण होगा। जब लोग ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो उन्हें काम चाहिए, ठीक है। या फिर वो श्रम शक्ति करें, या फिर उनके पास पैसा हो तो वो बाज़ार स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब जब बाज़ार होगा तो वहाँ पे सब मैनेज हो जाएगा, स्वाभाविक है। जब बाज़ार होगा तो क्या होगा, हर चीज़ मैनेज हो जाएगा। और ये सस्ता क्या होगा, जब लोग ज़्यादा होंगे तो ये श्रम जो है सस्ता होगा। श्रम क्या होगा, श्रम सस्ता होगा, लागत घटेगा, ठीक है। लागत क्या होगा, घट जाएगा। लाभ जो है बढ़ जाएगा, हाँ, लाभ क्या होगा, बढ़ेगा। और जब लाभ बढ़ेगा तो राजकोष मजबूत होगा, ठीक है, क्योंकि उस पे लाभ पे सरकार जो है क्या करेगी, कर लेगी, ठीक। जिससे अब राजकोष बढ़ेगा, तो मैंने पहले ही बताया है, सेना मजबूत होगी। और जब सेना मजबूत होगी तो क्या होगा, साम्राज्य भी मजबूत होगा, साम्राज्य बढ़ेगा, ठीक है। जब लोग ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, लोग ज़्यादा होंगे तो ज़मीन की आवश्यकता भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। रोजगार भी ज़्यादा होना चाहिए, लाभ भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सबको पालना होगा आपको, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो है आपकी साम्राज्य जो है आपको तो जब सेना बढ़ी, सेना उनकी मजबूत हो गई, तो ये अपने आप को साम्राज्य में बदल लेते हैं। किस में बदल लेते हैं, साम्राज्य में। बदल लिया,
महाजनपद से ये किस में बदल लिया फिर अपने आप को, इन्होंने साम्राज्य में अपने आप को बदल दिया। ठीक है, केन्स ने भी कहा है, मैं एक बार आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। ठीक है, केन्स ने क्या कहा है उसके बारे में भी जान जाते हैं। केन्स ने क्या कहा है। केन्स एक जो है, केन्स का नियम क्या कहता है। केन्स का नियम कहता है आपूर्ति अपना बाजार स्वयं बनाती है। अपना बाजार का, अपने बाजार का लिखिए, आपूर्ति अपने बाजार का निर्माण स्वयं करती है। बाजार का निर्माण स्वयं करती है। अब आएगा, इतना हो गया मेरे प्यारे मित्रों, मगध का उत्कर्ष हो गया है। अब मगध का उत्कर्ष होने के बाद अब हमारा जो नया टॉपिक चलेगा, मगध का नेतृत्व। मगध का जो नेतृत्व है उन्होंने किसने किया, बिंबिसार ने किया। ठीक है, बिंबिसार के बाद उसके पुत्र जो अजातशत्रु ने किया। ठीक है, अजातशत्रु के बाद इनके पुत्र उदयन थे, उदयन ने किया, और उदयन के 3 पुत्र थे, फिर उन्होंने किया। ठीक है, ठीक। तो कल हम जब पढ़ेंगे तो हर्यक वंश, ये किस वंश से बिलोंग करते हैं ये सभी, तो हर्यक वंश से। तो कल हम हर्यक वंश से स्टार्ट करेंगे, इसका पूरा कत्था चिट्ठा जो है हर्यक वंश के बारे में पूरा डीपली नॉलेज लिया जाएगा। लेकिन आज के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। जाते जाते एक शायरियाँ भी सुनते जाइए आप। हाथ के छाले, पाँव के कांटे, आँख के आंसू, दिल का दर्द, तूने मुझको प्यार में जो भी तोहफा दिया अनमोल दिया। अब गम आए, खुशियाँ आए, मौत आए या तू आए, मैंने तो बस आहट पाई और दरवाज़ा खोल दिया। तो आज के लिए मेरे प्यारे मित्रों धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे प्यारे मित्र इस चैनल पे नए हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों के पास शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट्स और लाइक्स करना ना भूलें। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।